हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आर के एंड वेलकम टू माई चैनल पॉलिटिकल साइंस विद आर के। दिस वीडियो is the continuation of our series of the PYQs analysis of the MPS program of IGNOU, that is Masters in Political Science. And this paper we are going to discuss MPSC 003, that is Western Political Thought. This paper is of June 2024. Let us get started. And the topic in this paper is from Plato to Marx. Before going into the discussion, I want to tell you that you have to attempt 5 questions out of the 10 questions asked in the 2 section. At least you have to do 2 questions from each section and in about 400 words. दोस्तों, ये जो पेपर है इसमें आपको 5 करने हैं, लेकिन हम 10 के 10 डिस्कस करेंगे क्योंकि इग्नू की ये टेंडेंसी रही है कि वो PYQs रिपीट करता है। सो जो स्टूडेंट्स आने वाले एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द क्लासिक ट्रेडिशन इन द वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट। फर्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिटेल। Second, examine the relationship between politics and ethics in Aristotle's political thought. एरिस्टोटल के political thought में हम politics और ethics में relations को examine करेंगे। Critically examine the John Locke theory of natural right. जॉन लॉक ने तुम्हें सबको पता ही होगा लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की चीज़ है, और प्रॉपर्टी में ही उसने उन दोनों को इंक्लूड कर दिया है। डिटेल में हम देखेंगे इसको भी। एक्सप्लेन सेट इक्वेनस व्यूज ऑन लॉ एंड स्टेट, इसको भी हम देखेंगे। मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। एग्जामिन द रूसोस अटेम्प्ट टू रिकनसाइल लिबर्टी विद अथॉरिटी, इसको भी हम देखेंगे। सेक्शन 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 6th, राइट एन एसे ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल ऑफ जेरेमी बेंथम, इसको भी हम देखेंगे। एग्जामिन्स कांट्स कंसेप्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ राइट, कांट के कंसेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स एज एक्सप्लेन्ड बाय टॉप। नेक्स्ट, एग्जामिन आइडलिज्म एंड द थ्योरी ऑफ स्टेट एज फॉर्मुलेटेड बाय हीगल। हीगल के आइडलिज्म और थ्योरी ऑफ स्टेट को हम फॉर्मुलेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिटिकली एग्जामिन कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास वॉर, इसको भी हम कार्ल मार्क्स की थ्योरी को देखेंगे। हिंदी वाले छात्र भी देख लें एक बार, ये हैं आपके क्वेश्चंस। अभी हम इसके आंसर्स पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारा पहला आंसर, द रिलेवेंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। सो क्या है इसका रिलेवेंस? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्राइमरी एफर्ट्स जो करता है वो एंशियंट ग्रीस और रोमन फिलोसोफर्स सच एज प्लेटो, अरिस्टोटल, साइरो, सेलिबस को रेफर करता है, और इन्होंने जो है पॉलिटिकल थ्योरीज दी हैं जो कि फाउंडेशन कंसेप्ट ले करती हैं, जैसे कि जस्टिस, सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी ऑफ द स्टेट। और ये मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और वैल्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा उनका फाउंडेशन रोल प्ले करती हैं। पहला रिलेवेंस जो यहाँ पे है वो है फाउंडेशन ऑफ द नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। जो क्लासिकल पॉलिटिकल ट्रेडिशन है वो थ्योरीज वो क्वेश्चन के साथ कंसर्न करता है, जैसे कि व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए, रादर देन व्हाट इज़, क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्लेटोस का वर्क है द रिपब्लिक, जिससे जस्टिस और आइडियल स्टेट का डिस्क्रिप्शन मिलती है। सिमिलरली एरिस्टोटल पॉलिटिक्स फोकस करती है गुड लाइफ पे, गुड लाइफ क्या होती है। ये थिंकर्स मोरल और एथिकल्स गोल्स के बारे में भी हमें बताते हैं कि कैसे वो एक नोट मैनेजरियल पावर नहीं है और रिसोर्सेज भी है। हम ये कह सकते हैं कि ये
जो है हमें एथिकल डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिक्स का रिमाइंड करते हैं, जो क्लासिकल ट्रेडिशन है, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताते हैं कि गुड सोसाइटी क्या है। मींस क्लासिकल ट्रेडिशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है उसमें हमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में तो पता चलता ही है, फाउंडेशन तो उसकी है ही है, और उसके साथ साथ एथिकल फाउंडेशन भी वो ले करती है, एथिकल डायमेंशन भी उसमें पाया जाता है। तो इसके साथ दोनों को आप मिला लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ द की पॉलिटिकल कंसेप्ट। इसमें आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं कि काफ़ी पॉलिटिकल जो की कंसेप्ट हैं उसकी डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि आप अपने आसपास के स्टेट देखते ही हैं। डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की, एरिस्टोटल्स जो हैं उनकी टोपोग्राफी ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी के बारे में जिक्र किया है, और उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस, करप्ट काउंटर पार्ट के बारे में बताया है। तो इससे हमें फंडामेंटल मॉडल जो है वो पता चलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। सिमिलरली जस्टिस के बारे में, प्लेटो के नोशन जस्टिस के बारे में हमें पता चलता है इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कैसी हार्मनी बनती है। और जो लेटर थिंकर्स थे, अगस्तीन से लेके रोल्स तक, उन्होंने ही अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस, उनकी कहीं ना कहीं प्लेटो से इन्फ्लुएंस हुई है। सिमिलरली सिविक वर्तु की बात करें तो बोथ प्लेटो और अरिस्टोटल ने इसमें रोल प्ले किया है, और गुड पॉलिटिकल कैरेक्टर इन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में वो बताते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल लॉ और कॉमन गुड के बारे में हमें कायरो की राइटिंग्स में मिल जाता है, उसके आइडियाज़ में हमें पता चलता है, जो कि मेडिवल टाइम के हैं। उन एनलाइटनमेंट थिंकर्स जो कि लोक और एक्वेनस जो ये थे उनके बारे में पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्लासिकल, इसमें हम रूल ऑफ लॉ की बात भी कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ की जिक्र करते हैं, जो इसमें मेंशन नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लें। क्लासिकल आइडियाज़ इन्फ्लुएंस मॉडर्न लीगल थियरीज़ को तो इन्फ्लुएंस करते ही हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को करते हैं, और ह्यूमन राइट डिस्कोर्सेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी। द क्लासिकल जो थिंकर थे, ये ह्यूमन नेचर, ये बोलते थे कि मैन जो है, ह्यूमन बीइंग नेचुरल पॉलिटिकल एनिमल है। जैसे कि अरिस्टोटल का एक फेमस कोट आपको पता ही है कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, कि जो इंसान है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है। मीनिंग दैट इंडिविजुअल जो है अपनी फुल पोटेंशियल को तभी रियलाइज़ कर सकता है जब वो पॉलिटिकल कम्युनिटी में हो। सो उनका यही है कि पॉलिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक आदमी के फुल पोटेंशियल को जानने में, ये इनका एक महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट देखें तो क्लासिकल वो इन्फ्लुएंस एम्फोसाइज करते हैं क्लासिकल्स हम किसको बोलते हैं? क्लासिकल्स बोलते हैं जो क्लासिकल राइटिंग्स, जो एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन जो राइटिंग्स हैं, जिनको समझने के लिए आप बियॉन्ड द टेक्स्ट जाना पड़ता है। बियॉन्ड द टेक्स्ट, व्हाट इज़ रिटन, यू माइट हैव लर्नड और माइट हैव हर्ड दिस लाइन दैट यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। जो क्लासिकल्स को समझने के लिए यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सो ये कहते हैं क्लासिकल्स कम्युनिटी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये बात करते हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी डिबेट्स जैसे कि सिविल एंगेजमेंट, पॉलिटिकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इरोजन ऑफ पब्लिक लाइफ, लिबरल डेमोक्रेसीज में, इनके कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ह्यूमन नेचर को। और नेक्स्ट जो है इसका इन्फ्लुएंस मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंस्टीट्यूशंस पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि रेनेसां एनलाइटनमेंट के टाइम पे हम देखते हैं कि मैकियावेली, जिसने कि अपने आइडियाज़ में बताया है, और उनको बोलते हैं फादर ऑफ रियलिज्म, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसने चर्च और पॉलिटिक्स के जो बोला था कि चर्च शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजन। ही वाज एनलाइटनमेंट थिंकर, तो उसके बारे में आप बता दें। नेक्स्ट, लॉक एंड रूसो, जो भी आल्सो वो इन्फ्लुएंस हुए थे क्लासिकल आइडियाज़ ऑफ नेचुरल लॉ एंड कॉमन गुड। द फाउंडिंग फादर ऑफ द यूएस वर आल्सो वी कैन से द इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक डेमोक्रेसी एंड रोमन रिपब्लिकनिज्म, जिन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को वहीं से इंस्पायर होकर क्राफ्ट किया है। बस कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में, डेमोक्रेटिक थेरीज़ में, लीगल सिस्टम में, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती हैं, उसके साथ साथ डेवलपमेंट वर्ल्ड में भी देखने को मिली है बाद में इन द लेटर हाफ ऑफ द
20th सेंचुरी, ये सभी इन्फ्लुएंस्ड हुई हैं क्लासिकल से। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या इसका रिलेवेंस है पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सेट करने में? सो हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो रीवैल्यूएट करता है रोल को एथिक्स के और वर्चू के। हम आजकल पॉलिटिक्स देखें तो पॉलिटिक्स एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट गेम हो चुका है। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी इज़ डिफरेंट, वेयर एज इन व्हेन यू गो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड में पॉलिटिक्स अलग मुद्दों पे होता है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट पे, कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, टैक्सेशन पे, टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट इंडिया, यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। सो ये एथिक्स और वर्चू जो लीडरशिप में है, इसको रिवैल्यूएट करने का रोल को भी एक दिशा निर्देश, मतलब उसके रोल को पता करता है, एड्रेस करता है। क्राइसिस इन सिविल डिसएंगेजमेंट, लॉस ऑफ कम्युनिटी एंड इन लिबरल डेमोक्रेसीज। सिविल डिसएंगेजमेंट के क्राइसिस को एड्रेस करने में ये हेल्प करता है। लॉस ऑफ कम्युनिटी इन लिबरल डेमोक्रेसीज। कम्युनिटी मीन कॉमन, एक कॉमन जो कम्युनिटी का एक फीलिंग्स है उसको लॉस होते देखना। प्रोवाइड ए हिस्टोरिकल लेंस थ्रू विच टू अंडरस्टैंड रिकरिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायरनी, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी। एक हिस्टोरिकल लेंस बताता है कि कैसे पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि टायरनी, इसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाए। और प्रेजेंट टाइम में जैसे कि टेक्नोक्रेसी और टेक्नोक्रेटिक और यूटिलिटेरियन अप्रोच हो गया गवर्नेंस का, तो ये सभी यहाँ पे फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन को इनकरेज करता है। सो हम कह सकते हैं इन द लास्ट वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव मोरल और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है जो कि अंडरस्टैंड करता है पॉलिटिक्स को, ठीक है। शॉर्ट टर्म में in the world often dominated by the short-term political calculation and fragmented identity, classical thoughts offer a timeless framework for reflecting on justice, community and purpose of political life। मतलब वर्ल्ड में देखें तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कैलकुलेशन और फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी है, यहाँ पे क्लासिकल जो थॉट है ये ऑफर करता है टाइमलेस फ्रेमवर्क जस्टिस पे, कम्युनिटी पे, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है इस पे। सो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है जो गाइड करता है डीप रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग अबाउट द काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू बिल्ड। हमें कैसी सोसाइटी बनानी है। पॉलिटिक्स इज़ वेरी वास्ट, वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स का एक हम देखें कि पॉलिटिक्स का वर्थ ही इसलिए हुआ कि व्हाट इज़ गुड लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ गुड लाइफ। सो उसके बारे में बताता है कि गुड लाइफ क्या है वैसे ही। सो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं अपने आंसर में, और हिंदी वाले छात्र बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हिंदी में भी हमने दे दिया है इसको, यहाँ से वो पढ़ लेंगे। PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पे क्लिक करके देख लेना। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इन एरिस्टोटल्स पॉलिटिकल थॉट। सो द एरिस्टोटल्स की पॉलिटिकल थ्योरी है जो वो उसकी एथिकल थ्योरी से इंटीमेटली रिलेटेड है। उसकी किताब है जिसका नाम है निकोमेचियन एथिक्स। उसमें उसने क्लियरली बताया है कि वी रिगार्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एज सुप्रीम विच इज़ द अटेनमेंट ऑफ गुड एंड ऑनरेबल लाइफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। कि पॉलिटिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सुप्रीम इसलिए है क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अटेनमेंट करना ऑनरेबल लाइफ, गुड और ऑनरेबल लाइफ उसकी कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए। फॉर अरिस्टोटल स्टेट एक मेयरली पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है, वो उसी समय स्टेट पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ साथ एक गवर्नमेंट है, स्कूल है, एथिक्स है और कल्चर भी है। विच मीन्स वो एक होल मैन की होल लाइफ को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करता है। गिव्स मैन अ गुड लाइफ मीन्स अ मॉरल एंड एथिकल लाइफ। वो सिर्फ मैन को एक गुड लाइफ, एक मॉरल एथिकल लाइफ देने को लिए देखता है। तो उसकी इस आइडिया से आपको पता चल रहा होगा कि उसकी पॉलिटिकल थ्योरी और उसकी एथिकल थ्योरी कैसे इंटरलिंक्ड है। इन निकोमेचियन एथिक्स में वो बात करता है मॉरल क्वालिटीज़ की जो मैन के पास होनी चाहिए, और ये क्वालिटीज़ और पॉलिटिक्स में भी वो बता करता है कि क्वालिटीज़ ऑफ अ सिटीजन कैसी है। सो
एथिक्स में बताता है मॉरल क्वालिटीज़ के बारे में, मैन शुड पोजेस। एंड पॉलिटिक्स में बताता है क्वालिटीज़ ऑफ सिटीजन्स, दैट ए गुड मैन कैन ओनली बी ए गुड सिटीजन। सो बोलता है कि सिटीजन, अच्छा सिटीजन ही एक अच्छा आदमी बन सकता है। सो अच्छा आदमी ही एक अच्छा सिटीजन बन सकता है, सॉरी अदर वे अराउंड। मीन्स अगर मॉरल क्वालिटीज़ है आपके पास तो आप एक गुड सिटीजन हो सकते हो। तो गुड सिटीजन, गुड मैन गुड सिटीजन हो सकता है। उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ उसने बताई, कोऑपरेशन की क्वालिटी, टॉलरेंस, सेल्फ कंट्रोल की क्वालिटी, जो कि प्रैक्टिस से इम्बाइब की जा सकती हैं, प्रैक्टिस से आ सकती हैं मैन के अंदर। सो नेक्स्ट वो बोलता है कि प्रैक्टिस हेल्प करती है पॉलिटिक्स क्वालिटी करने के लिए, और पॉलिटिक्स हेल्प करती है एथिकल एंड्स अचीव करने के लिए। सो पॉलिटिक्स में वो बताता है कि एक साइंस ऑफ प्रैक्टिस है कि आर एक्टिविटीज़ सीक्स द अचीवमेंट ऑफ मॉरल वर्चूज़। मॉरल वर्चूज़ की बात वो करता है कि गुड और बैड वर्चूज़ जो अपने हाथ में है, हम अटेन कर सकते हैं क्वालिटीज़ जो कि हम छोड़ भी सकते हैं, विच इज़ नॉट वर्चूज़। हम अटेन कर सकते हैं क्वालिटीज़ को और छोड़ सकते हैं उस बुरी क्वालिटी को, बैड वर्चूज़ को छोड़ सकते हैं, जो कि हमें अच्छा सिटीजन बनने से रोकती है। अगर वो उसके एथिक्स के काम को देखा जाए, वो बोलता है मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, कि मैन जो है वो एनिमल से डिफरेंट है। ही इज़ मोर एक्टिव एंड रैशनल दैन एनिमल, वो एनिमल से ज़्यादा रैशनल है और एक्टिव है। थ्रू हिज रेशनैलिटी द एलिमेंट ऑफ रीज़न ही इन हिम, कि अपने रीज़न के ही बलबूते पे वो अपने कम्युनिटी के, अपने इंटरेस्ट के और अपने कम्युनिटी के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। एंड सीख, वो देखता है कि क्या गुड है फॉर हिम एंड हिम हिज फेलो बीइंग्स, अपने के और अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए क्या सही है वो उसमें देखता है। एरिस्टोटल होल्ड करता है व्यू कि नोट एनिमल्स हैव द लेसन ऑफ एथिक्स, कि एनिमल्स के पास नहीं, इंसानों के पास। नेक्स्ट वो बोलता है फॉर एरिस्टोटल जस्टिस इज़ वर्चू, जस्टिस वर्चू है, कंप्लीट वर्चू है, मोरल पर्सनिफाइड एंड दैट इज़ गुड, वही गुड है। नोशन ऑफ जस्टिस इन हिज निकोमेचियन एथिक्स, ये जो है उसका जस्टिस उसके निकोमेचियन जो उसकी किताब है उसमें मिलता है। और पॉलिटिक्स की बात की जाए, वो उसमें बोलता है जस्टिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है। दैट इज़ नोशन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, वो उसमें बोलता है, ये उसकी फेमस कोट है, इसको आप कोट अनकोट कर लें कि ट्रीट इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, कि जो बराबर हैं उनको बराबर जैसे ट्रीट किया जाए और जो बराबर नहीं है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ये एक पेड़ है, इसमें फल लगे हैं कुछ, यहाँ एक आदमी है जिसकी हाइट 5 फीट है और एक जो है उसकी हाइट 6 फीट है, तो ये 1 फीट का गैप है दोनों में, तो यहाँ पे अनइक्वल है दोनों। अगर दोनों को तोड़ने के लिए बोला जाएगा तो जो 6 फीट वाला है वो जल्दी तोड़ लेगा, तो यहाँ पे स्टेट क्या करेगी, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट कैसे आएगा, इसको 1 फीट का बेंच बना के देना पड़ेगा ताकि इसकी हाइट भी इसके जैसी बराबर हो सके, दोनों 6 फीट के हो जाएंगे तो इक्वली हो जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट ही मीन्स व्हेन ही सेज ट्रीट इक्वल अनइक्वली और अनइक्वल इक्वली, कि सबको जो अनइक्वल है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अफर्मेटिव एक्शन की हम बात करते हैं, जो आज के टाइम पे हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस, जिससे इस थ्योरी से जस्टिफाई और प्रभावित की गई है। नेक्स्ट, एरिस्टोटल गेव द कंसेप्ट ऑफ द मॉरल मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट देते हैं और वो एम्फोसाइज करते हैं आइडिया ऑफ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन की बात वो करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया गोल्डन मीन, उनकी बुक एथिक्स में दिया गया है। गोल्डन मीन से उनका मतलब है मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, जो लाई करता है दो एक्सट्रीम्स के बीच में। एनीथिंग ऑन द एक्सट्रीम एंड बिकम ए वर्चू, जो कि एक एक्सट्रीम है वो एक वाइस बन सकता है और एक वर्चू। देखो उसने क्या किया, कहना एनीथिंग ऑन एन एक्सट्रीम एंड बिकम वाइस एंड ईच वर्चू लाइज इन द मिडल ऑफ द टू एक्सट्रीम्स, जो दो एक्सट्रीम हैं वो वाइस बन सकते हैं, दोनों एक्सट्रीम के बीच में लाई करता है तुम्हारा बटनी से वर्चू लाई करता है, उसको इसने गोल्डन मीन कहा है। फॉर इंस्टेंट, उसने बोला है कि करेज वर्चू है जो लाई करता है टू एक्सट्रीम ऑफ टिमिडिटी एंड नेग्लिजेंस। एरिस्टोटल सजेस्ट
that a judicious mixture between the aristocracy and what is referred to as politics or the time democracy embodies in his belief in the golden mean formula. So ये वो बात करता है कि rich and competent educated would rule, but the ordinary citizen would check the aristocracy from exceeding their power by ratifying their decisions. वो बात करता है कि अगर मोनार्की होगी तो एक आदमी तानाशाह बन जाएगा, और वो बात करता है कि रूल ऑफ रिच एंड एजुकेटेड लोगों का रूल, वो कौन होते हैं ज़्यादा, मिडिल क्लास की बात करता है कि जो मिडिल क्लास है उनका रूल होना चाहिए. इन मॉडर्न टाइम्स एरिस्टोटल फॉर्मुलाइज और आर्ग्यूबली रेफर टू एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. जी आप पॉइंट लिख सकते हैं, वेरी गुड पॉइंट, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात जो करते हैं वो एरिस्टोटल के फॉर्मूले से ही इन्फ्लुएंस की गई. सो इन द कंक्लूजन यू कैन से दैट हिज पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि एक कोरिलेशन है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स लाइफ, उसकी एथिक्स गाइड करती है पॉलिटिकल थ्योरी को, और वही कोरिलेशन बनाती है पॉलिटिक्स और एथिकल लाइफ में. His Nicomachean ethics is an inspiration to his politics. उसकी एथिक्स की उसकी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है. तो ये हिंदी के आगे आ गया है. हिंदी वाले छात्र यहाँ से पढ़ लेंगे, छात्राएँ. एंड वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द जॉन लॉक्स theory of natural right. The central argument made by Locke in that each individual has the right to life, liberty and property. वो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की बात वो करते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर में ये फ्लो होती है. दीज राइट्स फ्लो फ्रॉम द नेचुरल लॉज एंड गवर्नड बाय इट. दीज राइट्स आर प्री पॉलिटिकल एंड ग्रांटेड बाय गॉड. वो कहते हैं कि ये ईश्वर द्वारा दिए गए हैं. डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट, डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट भी इसको कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ राइट्स. एंड हेल्ड बाय एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ. और ये जन्म से ही सबको मिलते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. नेचुरल राइट्स मैंडेट दैट एवरीवन रिस्पेक्ट दीज नेचुरल राइट्स इन ईच अदर. ये सभी को एक दूसरे के नेचुरल राइट का रिस्पेक्ट करना है. द ओनली रीज़न for which one can justify to violate them is when someone is threatening to violate other natural right. इसको तभी वायलेट कर सकता है, सिर्फ एक रीज़न दिया है कि जब कोई दूसरा उसका नेचुरल राइट को वायलेट कर रहा हो. बस इफ समवन थ्रेटन टू टेक अवे अनदर पर्सन's life, then the person is justified in taking the other offender's life to preserve his or her own right to life. कि जब कोई पर्सन उसको थ्रेटन कर रहा हो कि अनदर पर्सनस लाइफ को, तभी वो पर्सन जस्टिफाई कर सकता है ऑफेंडर्स की लाइफ लेने को, जो कि उसको थ्रेटन कर रहा है उसकी लाइफ लेने को, टू प्रिजर्व हिज और हर ओन राइट टू लाइफ. अदरवाइज़ वो नेचुरल राइट को डिमांड करता है कि एवरीबॉडी रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेचुरल राइट. नेक्स्ट जो है, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन कवर नहीं होता, इसमें कंपैरिजन भी है, और हमको लोक के बारे में तो पता चलेगा ही, एज वेल एज होप्सियन नेचुरल राइट के बारे में भी हम इसमें कंपेयर कर देंगे. लोक्स नेचुरल राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द होप्स नेचुरल राइट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इन सेवरल वेज. होप्स नेचुरल राइट डज नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन. होप्स कोई इम्पोज नहीं करता है ऑब्लिगेशन ऑन द अदर टुवर्ड्स द होल्डर्स, के होल्डर के ऊपर जो राइट्स का होल्ड कर रहे हैं. दिस इज़ बिकॉज होप सीज द स्टेट ऑफ नेचर एज लॉलेस. वो द स्टेट ऑफ नेचर एक लॉलेस है, विद नो सोवरेन टू इन्फोर्स एनी ऑब्लिगेशंस. वेयर एज जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में ही हमें नेचुरल राइट मिलते हैं ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और ये ईश्वर द्वारा दिए गए हैं. इन कॉन्टेक्स्ट लोग बोलते हैं, ऑब्लिगेट करते हैं कि रिस्पेक्ट ईच अदर नेचुरल राइट. फॉर होप्स राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन मीन्स वन इज़ एट लिबर्टी टू डू एनीथिंग फॉर इट्स सेक्स. इन कॉन्ट्रास्ट लोग बोलते हैं कि वन एक्सरसाइज ऑफ लिबर्टी शुड बी कंपैटिबल विद नेचुरल लॉ, कि वो नेचुरल लॉ के कंपैटिबिलिटी के साथ होनी चाहिए. हेंस इन कंट्रास्ट टू द होप्सियन नेचुरल राइट, लोक्स नेचुरल राइट फ्रेमवर्क इम्पोज हायर ऑब्लिगेशन ऑन इंडिविजुअल इन अदर्स. Lockean natural right framework impose higher obligation on others and gives less liberty for its holder because of the existence of natural right. Despite these differences, like Hobbes, Locke also contends that
People agree to enter a social contract to preserve their natural rights and therefore do not give up their natural right even when they enter civil society. यहाँ पे कह रहा है कि जो लोग है वो इम्पोज कर देता है ऑब्लिगेशन अदर्स पे, हायर ऑब्लिगेशन जो कि लिबर्टी को लेस करती है। और जहाँ पे लोग कहते हैं पीपल एंटर करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने नेचुरल राइट को प्रिजर्व करने के लिए, देयरफॉर वो गिव अप नहीं करते हैं अपने नेचुरल राइट को जब वो एंटर करते हैं सिविल सोसाइटीज़ पे। लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर द 3 राइट्स डिस्क्राइब बाय लॉक। मेन आपका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको कंपैरिजन आता है होप्स और लॉक में तो आप ऊपर वाला जो कंटेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। मेन जो आंसर है वो जो क्वेश्चन का वो यहाँ से स्टार्ट है कि राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी डिस्क्राइब किया जाता है होप्स के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू लाइफ को देखते हैं। राइट टू लाइफ सिनोनिमस है विद सेल्फ प्रिजर्वेशन से। लोग एग्री करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में वन हैज़ द राइट टू डू एनीथिंग टू प्रिजर्व देमसेल्फ विद इन द बाउंड ऑफ द नेचुरल लॉ। कि वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो वन है वो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो सब कुछ करने के लिए कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, उसके पास वो राइट है, प्रिजर्व करता है वो अपने आप को नेचुरल लॉ के अंदर रह के ही। दिस इज़ दस ऑब्लिगेटेड टू रिस्पेक्टेड अदर्स पीपल्स राइट टू लाइफ एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इन टू कंपटीशन विद वंस राइट टू ओन लाइफ। यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर से पढ़ा कि सिर्फ एक ही रीज़न है जहाँ पे वो अपना दूसरे के राइट को वायलेट कर सकता है, जब वो कंपटीशन के साथ आ जाए, अपने ही राइट ओन लाइफ टू लाइफ के बारे में आ जाए। फर्दर राइट टू लिबर्टी है। राइट टू लिबर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर मीन्स वन शुड हैव द फ्रीडम टू परस्यू देयर लाइफ रूल्ड बाय नेचुरल लॉ नो डिक्टेटेड बाय अदर्स। कि उनके पास फ्रीडम है कि वो परस्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी, वो नेचुरल लॉ के द्वारा उनको दिया गया, ना कि किसी और के द्वारा। लोग कॉल इट नेचुरल लिबर्टी, लोग उसको नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। लोग रिकॉग्नाइज दैट व्हेन पर्सन एंटर्स अ सिविल सोसाइटी देयर माइट बी एडिशनल लॉ एनेक्टेड बाय द स्टेट द्वारा कुछ लॉ बनाए गए हों। दिस इज़ वेयर दिस कंसेप्ट ऑफ सोशल लिबर्टी कम्स इनटू प्ले। यहाँ पे सोशल लिबर्टी का कंसेप्ट प्ले में आता है। लॉ कंटेंट्स दैट अ पर्सन in civil society has liberty as long as he live under the law and enacted by institution। लोग कहते हैं कि पर्सन जो सिविल सोसाइटी में रह रहा है उसके पास लिबर्टी है जब तक वो लॉ के अंडर रह रहा है, जो कि इंस्टीट्यूशन द्वारा एनेक्ट किए गए हैं और उसको उसने कंसेंट दे दिया है, इसको वो सोशल लिबर्टी कहते हैं। हेंस जो राइट टू लिबर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोथ इन स्टेट ऑफ नेचर एंड इन सोसाइटी। स्टेट ऑफ नेचर और सोसाइटी में भी। वेयर इट इज लॉक आर्ग्यूज दैट people cannot in right reason relinquish their right to freedom from arbitrary power even if they wish, as it is the right bestowed by God and inalienable natural right। Thus, for Locke, an institution like slavery cannot be justified on any ground। लोग कहते हैं कि राइट टू लिबर्टी ईश्वर द्वारा दिया गया है एंड इनएलिएनेबल नेचुरल राइट है जो कि छीना नहीं जा सकता। देयरफॉर वो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को काउंटर करते हैं कि उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं किसी भी ग्राउंड पे। नेक्स्ट है राइट टू लाइफ। लोग कंसीडर करते हैं राइट टू लाइफ को जो एक इनएलिएनेबल नेचुरल राइट है पोजेस्ड बाय ऑल इंडिविजुअल, सबको मिला है। टू गिव ए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन टू द राइट टू प्रॉपर्टी, लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लेबर। और लेबर पे अपनी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी को बेस्ड करते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी बताती है बिकम ए फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स एज वेल एज मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी। जो ये हमारी लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है ये बनती है फाउंडेशन प्रिंसिपल, क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन प्रिंसिपल बनती है। उसके साथ साथ ये मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो है कम्युनिटी की वैल्यू का, उसका भी एक फाउंडेशन प्रिंसिपल बनती है। लोग सिंपली क्वेश्चन करते हैं इफ़ अगर गॉड
इफ़ गॉड गिव द होल ऑफ अर्थ टू बी enjoyed by all human being, then what justified private property? अगर गॉड चाहते हैं कि सभी ह्यूमन बीइंग इंजॉय करें अर्थ पे, होल अर्थ पे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे जस्टिफाई करते हैं? इसको आंसर करने के लिए वो कहते हैं कि वन लाइफ्स एंड बॉडी एंड हैंड्स एंड लेग्स आर क्लियरली वंस ओन प्रॉपर्टी। किसी की लाइफ, किसी की बॉडी, किसी के हाथ और लेग्स उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो इसको वो कहते हैं कि इसी को वो इनकैप्सुलेट कर देते हैं अपनी राइट टू प्रॉपर्टी इटसेल्फ एज वंस। एक्चुअली वो इसी करेक्टर को, प्रॉपर्टी के, वो इनकैप्सुलेट कर देते हैं लाइफ और लिबर्टी को भी प्रॉपर्टी के बीच में, कि राइट टू प्रॉपर्टी इटसेल्फ इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स कि प्रॉपर्टी के राइट में ही राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। अगर प्रॉपर्टी का अधिकार छीन लिया जाएगा तो लाइफ एंड लिबर्टी का कोई मतलब रह नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू लोग, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। दस अनकल्टिवेटेड एंड लैंड माइट बी द कॉमन प्रॉपर्टी। अनकल्टिवेटेड लैंड है जो वो कॉमन प्रॉपर्टी हो सकता है मैनकाइंड के लिए, बट द मोमेंट समवन मिक्सेस हिज और हर लेबर टू कल्टिवेट इट, जब एक मोमेंट पे कोई उसको मिक्स करता है कल्टिवेट करने के लिए, द लैंड हैज़ legitimately बिकम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। जो वो लैंड है वो उस पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया है क्योंकि उसने वहाँ पे कल्टिवेट कर लिया है उसको। दिस वे लोग हैज़ ऑफर्ड जस्टिफिकेशन फॉर द नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर इटसेल्फ विदाउट द नीड ऑफ गवर्नमेंट टू लेजिटिमेट द क्लेम्स ऑफ प्रॉपर्टी। इसी प्रकार से लोग ने बोला है कि अगर जो अपनी लेबर उस प्रॉपर्टी में डालेगा, फॉर इंस्टेंट यहाँ पे एक बेयर लैंड पड़ा हुआ है, खाली लैंड है, खाली एरिया है। वन डे एक पर्सन आता है यहाँ पे, वो देखता है खाली लैंड पड़ा है, उसके पास कुछ नहीं है, वो यहाँ पे रहने लग जाता है। फिर वो यहाँ पे पौधे लगाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ्रूट के पौधे लगाता है, और वो उनको पानी देता है, उनकी देखभाल करता है, और जब उनसे फल लग जाते हैं वो फल उसके तोड़ के मार्केट में जाके सेल कर देता है फल को। सो इससे जो पैसे मिलेंगे वो अपने पास रखेगा पर्सन। सो इससे लोग कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये उस पर्सन को बिलोंग करती है क्योंकि उसने अपनी लेबर इसमें डाली है। तो ये उसकी राइट प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर से देखेंगे, आ जाएगा। क्रिटिसिज्म इसकी देख लेते हैं, आलोचना भी पूछी हुई है, क्रिटिकल एग्जामिन के लिए बोला था। तो स्कॉलर्स लाइक स्ट्रॉस आर्ग्यूज दैट लोग प्रिविलेज्ड राइट्स ओवर ड्यूटी, वो राइट्स को महत्वता देते हैं ड्यूटीज से, एज द ड्यूटी डिस्क्राइब बाय लोग आर सब्जेक्टेड टू द राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखते हैं, लोग अपने आप को एम्पिरिसिस्ट बताते हैं और रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ इनमेड आइडियाज़। However, he has been criticized, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर नॉट ऑफरिंग अ क्लियर एम्पेरिकल जस्टिफिकेशन फॉर हिज नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट, क्योंकि वो गॉड पे अपना डाल देते हैं। जैसे कि स्टोर्स कहते हैं कि लोग डिड नॉट एक्चुअली बिलीव इन ट्रू गॉड गिवन बाय गिवन नेचुरल राइट, वो ट्रू गॉड वो बिलीव नहीं करते ईश्वर पे कि उन्होंने नेचुरल राइट दिए हैं, बट उसका नाम यूज़ करते हैं, बट जस्ट यूजिंग गॉड नेम एज अ सेफ व्हीकल टू लेजिटिमाइट हिज रीजन टू ड्राइव आइडियाज़। स्ट्रॉस कहते हैं कि वो ईश्वर का नाम यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़ को, अपने नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट्स को लेजिटिमाइट कर सकें। लोग राइट टू थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्रिटिसाइज़ की गई है बाय मैकफर्सन ऑफ बाय जस्ट अनलिमिटेड कैपिटलिस्ट accumulation as he accused Locke of relaxing his own labor spoilage and sufficiency restriction on property accumulation with the introduction of time. So मेन तो यही है कि वो अनलिमिटेड कैपिटलिस्ट accumulation को करते हैं। सो इसी के साथ लोग हमारा फिनिश होता है, और ये रहा हिंदी के नोट्स। हिंदी के साथ साथ नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखेंगे, एग्जामिन्स सेंट
Aquinas' views on law and state. जो सेंट एक्विनास व्यूज़ हैं उनके एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन और कॉमन गुड, वो गॉड से डिराइव्ड हैं, डिस्कवरेबल थ्रू नेचुरल लॉ. He saw that state has having a distinct but interconnected role with the church, both serving the common good and operates under the natural law. वो कहते हैं इंटरकनेक्टेड है चर्च और स्टेट के बीच, और वो दोनों ही कॉमन गुड को सर्व कर रहे हैं, ऑपरेटिंग अंडर द नेचुरल लॉ के अंडर वो ऑपरेट हो रहे हैं. वो मानते हैं कि रूलर शुड बी जस्ट एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मोरल प्रिंसिपल्स एंड दैट रेजिस्टेंस टू अनजस्ट रूलर वाज समटाइम्स जस्टिफाइड. कि रेजिस्टेंस टू जो अनजस्ट रूलर्स हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस को वो जस्टिफाई करते हैं. अब इनके व्यूज़ देखेंगे हम लॉ पे क्या व्यूज़ हैं. कि लॉ एज ऑर्डिनरी रीज़न, लॉ एक ऑर्डिनेंस रीज़न है. डिफाइन लॉ एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीज़न फॉर द कॉमन गुड प्रोमोगेटेड बाय हिम हु हैज़ द केयर ऑफ द कम्युनिटी. जो केयर ऑफ द कम्युनिटी कॉमन गुड की बात वो करते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा. नेचुरल राइट लॉ की बात वो करते हैं. ही बिलीव दैट नेचुरल लॉ डिस्कवरेबल थ्रू रीज़न इज़ अ मोरल कोड inherent in human nature and provides a foundation for the just laws. ह्यूमन लॉ की बात वो करते हैं. वो ह्यूमन लॉ को पॉजिटिव लॉ बताते हैं. स्पेसिफिक रूल फॉर्मुलेटेड बाय सोवरेन पावर, बट दीज लॉज मस्ट लाइन विद द नेचुरल लॉ एंड कॉमन गुड. कॉमन गुड का देखा आपने कितना जिक्र हो रहा है क्वेश्चन. कॉमन गुड ये आपको की वर्जन ये आपको मिस नहीं करने हैं पेपर में. कि ह्यूमन लॉ को वो बोलते हैं कि वो सोवरेन के पावर के द्वारा ही फॉर्मुलेट किया जाना ये, बट वो लॉ मस्ट अलाइन करना चाहिए अपने कॉमन गुड के साथ और नेचुरल लॉ के साथ. इटर्नल लॉ की बात की जाए, दैट ऑल लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड, कि गॉड के द्वारा लिए गए हैं. और ऑल सोर्स ऑफ ऑल रीजन, कि वो ही अल्टीमेट सोर्स है ऑल रीजन और ऑर्डर का. ये उसके आइडियाज़ हैं लॉ पे. नेक्स्ट उसके स्टेट पे जो व्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड विद चर्च. जो स्टेट है वो डिस्टिंक्ट है पर वो इंटरकनेक्टेड है चर्च के साथ. डिस्टिंक्ट रोल ऑफ चर्च एंड स्टेट विद द चर्च गाइड्स टुवर्ड द स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन, वेयर एज जो स्टेट है वो टेम्पोरल ऑर्डर की बात करता है. टेम्पोरल टाइम से रिलेटेड ऑर्डर. व्हाट इज अ नाउ फूड फॉर थॉट फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन law and order? As a student of political science, you must know this difference. I leave it to your wisdom how you answer it. I want you to comment down about the difference between these two. State's role in the promoting virtues. He believed that the state should educate citizens in virtue and morality, mention order and peace and ensure security. स्टेट के रोल के बात में करें प्रमोट करने में वर्चू और मोरालिटी को बोलते हैं कि एजुकेटेड सिटीजन, स्टेट को एजुकेट सिटीजन को करना चाहिए इस चीज़ों में. कॉमन गुड एज ए गोल, बोथ द चर्च एंड द स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट द कॉमन गुड विच इज़ द अल्टीमेट गोल. कॉमन गुड को वो अल्टीमेट गोल कहते हैं, अल्टीमेट गोल. रूलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो कहते हैं कि रूलर शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबली एंड जस्टली. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहिए और जस्ट रहना चाहिए. जस्ट मीन जस्टिस रहना चाहिए वहाँ पे. एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड कॉमन गुड. मॉरल प्रिंसिपल्स और कॉमन गुड के साथ उनको एक्ट करना है. नेक्स्ट वो बात करते हैं रेजिस्टेंस टू टायरनी. टायरनी को रेजिस्ट करना. टायरनी को कैसे डिफाइन करते हैं? टायरनी, यू माइट नो टायरनी. व्हाट इज़ टायरनी? देशद्रोह कह सकते हैं. द्रोही जो है जो अपने ही लोगों के खिलाफ है. ही आर्ग्यूड दैट द रूलर एक्ट टायरनिकली. इफ़ रूलर एक्ट टायरनिकली और अगेंस्ट द कॉमन गुड, इट इज़ मोरल ड्यूटी टू रेजिस्ट अनजस्ट रूल. जो अनजस्ट रूल एंड रूलर्स हैं और जो लॉज हैं उसके वैसे वो करे तो उसको हम टायरनी कह सकते हैं. टू स्पोर्ट्स थियोरी भी इन्होंने दी है. व्यूज़ interpreted in light of the two swords theory, which posit a distinction between the spiritual and temporal authority. While he believed church should be free from political interference, he also acknowledged
द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट ऑटोनॉमी इन द टेम्पोरल मैटर, कि जो चर्च है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए उससे, और स्टेट ऑटोनॉमी है वो भी टेम्पोरल मैटर्स में रहनी चाहिए. सो दिस इज़ द हिंदी नोट्स ऑफ द क्वेश्चन you can see here, and we will move to the next question. Fifth question, man is born free but everywhere he is in chain. रूसो की ये फेमस कोट है, इसको हमें लिबर्टी कंसाइल रूसो's attempt to reconcile liberty with authority. सो रूसो की फेमस कोट है कि मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन. ही criticizes the perceived loss of natural freedom in the modern society. He attempts to reconcile liberty with authority through the concept of social contract. वो कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में नेचुरल फ्रीडम लॉस हो चुकी है मैन की. वो कहते हैं कि लिबर्टी विद अथॉरिटी के कंसेप्ट को वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बताते हैं. यहाँ वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल वॉलंटरली अपने इंडिविजुअल फ्रीडम को सरेंडर कर देते हैं टू ए कलेक्टिव जनरल विल, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कलेक्टिव गुड, फॉर द कम्युनिटी के लिए वो कर देते हैं. दिस जनरल विल एक्सप्रेसेस थ्रू लॉ इज मीन टू बी रिफ्लेक्टेड ऑफ द कॉमन गुड, ये कॉमन इंटरेस्ट की बात करते हैं. दस ओबीडियंस टू इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट ऑन फ्रीडम बट रादर एन एक्सरसाइज ऑफ इट थ्रू पार्टिसिपेशन इन द कलेक्शन. इसको थोड़ी डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम एंड चेंज. रूसो कहते हैं कि डिस्पाइट बीइंग बोर्न फ्री, कि ह्यूमन जो है वो बोर्न होता है फ्री, बट उसके बावजूद उसको सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है. ही आर्ग्यूज दैट दिस कॉन्स्ट्रेंट्स while often represented as necessary for order can actually undermine individual liberty. ये constraint एक necessary बोलते हैं कि ये necessary है order maintain करने के लिए, but ये individual liberty को undermine करती है. Next is the social contract and the general will. To address this paradox, रूसो propose करते हैं social contract. Social contract एक hypothetical agreement है जहाँ individual अपने जो इंडिविजुअल हैं अपने इंडिविजुअल लिबर्टी को गिव अप कर देते हैं टू क्रिएट ए कलेक्टिव बॉडी पॉलिटिक्स, अपनी एक पॉलिटिक को बनाने के लिए. दिस आइडेंटिटी द सोबिरन, ये रिप्रेजेंट करती है, ये सोबिरन है और ये रिप्रेजेंट करती है जनरल विल को, विच इज़ नॉट सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल डिज़ायर, जो कि इंडिविजुअल डिज़ायर का ही एक इंडिविजुअल डिज़ायर से नहीं है, बट एक कॉमन गुड है, कम्युनिटी की, समूह की एक कॉमन इंटरेस्ट में ये किया जाता है. लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी. फॉर रूसो लेजिटिमेट अथॉरिटी स्टेम्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्नड. ये भी एक कोट है रूसो का, ये आप कोट करके लिख सकते हैं कि जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है स्टेम होती है, मजबूत कैसे होती है, कंसेंट ऑफ द गवर्नड, जो गवर्न होते हैं, एज एक्सप्रेस थ्रू द जनरल विल. He argues that any authority imposed without the consent of the people is illegitimate and akin to tyranny. कि अगर कोई अथॉरिटी इम्पोज की गई है लोगों की सहमति के बिना तो वो इलीजिटिमेट है, उसको वो लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, इलीगल मानते हैं, और वो टायरनी हो सकती है वहाँ पे, ये उनका मानना है. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशिंग लेजिटिमेट पॉलिटिकल ऑर्डर based on the collective will of the people. Reconciling liberty and authority. रूसो अटैम्प्ट करते हैं टू रिकनसाइल लिबर्टी एंड अथॉरिटी. वो आइडिया लाई करते हैं दैट इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी फ्री, इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी फ्री. दिस डज नॉट मीन फिजिकल कोर्जन बट रादर दैट ओबीडियंस टू द जनरल विल विच रिप्रेजेंट दैट कॉमन गुड इज एसेंशियल फॉर अचीविंग ट्रू फ्रीडम. लिमिटेशन और क्रिटिक्स की बात करते हैं. रूसो कंसेप्ट ऑफ जनरल विल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग पोटेंशियली वेग एंड ओपन टू मैनिपुलेशन. वो एक वेग कंसेप्ट है और
मैनिपुलेशन के लिए ओपन है, इसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनकी जर्नलिज्म को। ही हैज़ आल्सो बीन criticized that argue it could be used to justify authoritarian rule in the name of the collective good। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो तानाशाह रूल के लिए को जस्टिफाई करने के लिए कलेक्टिव गुड का हवाला दिया जा सकता है रूसों को। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है कलेक्टिव रूल को, जो कि तानाशाह रूल को कहा जाता है, दैट इज़ अथॉरिटेरियन रेजिम। Despite these criticism, Rousseau's ideas has been influential in shaping modern political thought, particularly in the development of democratic ideas and the concept of the popular sovereignty। So वो कहते हैं कि डिस्पाइट उनकी क्रिटिसिज्म के, उनके जो आइडियाज़ हैं रूसो के, वो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में शेप करते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को शेप करते हैं और डेमोक्रेटिक आइडियाज़ और पॉपुलर सोवरेनिटी को डेवलप करने में पर्टिकुलरली काफ़ी हेल्प करते हैं, इन्फ्लुएंस को करते हैं। हिंदी के जो नोट्स हैं